आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के बिगड़े हैं बोल, खुद यूपीए सरकार को भी कर रहे हैं घेरे में ला। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सईद जाफर इस्लाम साहब हैं, अभय दुबे जी हैं, कर्नल दिनेश नाइन जी हैं और मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभय दुबे जी, मैं समझना चाहता हूं कि जो किताब पब्लिश होने जा रही है मनीष तिवारी की, यूपीए सरकार में आईएनबी मिनिस्टर रह चुके थे और वो किताब लिखते हैं जिसमें वो 26/11 के फैसले पर सवाल खड़े करते हैं। यूपीए सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं चाहता हूं आप इस पर साफ जवाब दें, क्या वाकई में जन भावनाओं की कदर यूपीए सरकार ने 26/11 के बाद नहीं की थी? देखिए अजय कुमार जी, मैं नहीं जानता कि उन्होंने उनकी किताब में क्या लिखा है या वो क्या लिखने वाले हैं, कब पब्लिश होने वाली है। लेकिन भारत की संप्रभुता पर, भारत की सीमाओं की सुरक्षा पर कभी आंच नहीं आने देना, इसके लिए हमारी सेना हमेशा से सक्षम रही है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दृढ़ता से भारत की रक्षा के लिए काम करती रही है। अब मैं नहीं जानता उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन यह प्रश्न जब भी खड़ा किया जा सकता है जब भारत की संसद पर पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने हमला किया था, तब की सरकार ने कहा था कि सेनाएं तैयार है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पूर्व भारत के सेना अध्यक्षों ने और रक्षा मंत्रियों ने 6 सर्जिकल स्ट्राइक 2014 पहले की डेट वाइज, एरिया वाइज मेंशन किया था। वो राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आज बात इस विषय पर होनी चाहिए कि कैसे चाइना ने हमसे कैलाश रेंजेस को खाली करा लिया, जबकि हम सब कह रहे थे देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया। एबीए ने स्टेटमेंट जारी किया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर डाला, वो प्रधानमंत्री जी ने हटवा दिया। आज भी वही स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश में उनके खुद के सांसद ने कहा कि वहां पर एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर ली चाइना ने। वहां भूटान में भी उन्होंने अपना विलेज बना लिया है। और जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ था 71 डेज का, जब देश को बताया गया कि डिसएंगेजमेंट हो गया है, दोनों सेना हट गई, 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाउस में यह बयान दिया कि उसी स्थान पर चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, बिल्डिंग्स बनाई है, हेलीपैड्स बनाई है, रोड्स बनाई है। तो सरकार को चाहिए कि वो आज के जो विषय हैं उन पर दृढ़ता से कार्रवाई करें। हमारी सेना सक्षम है और समूचा देश हमारा साथ खड़ा है। जाफर इस्लाम साहब, देखिए अजय भाई, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो बुक में लिखा है, जो इनकी नाकामयाबियों के बारे में लिखा है, तो क्या इससे वो इनकार करते हैं? क्या ये भूल गए कि 26/11 को हिंदुस्तान में क्या हुआ था? क्या ये भूल गए कि कहाँ से लोग आए थे? क्या ये भूल गए कि उसके पीछे कौन था? क्या ये भी भूल गए कि 160 मासूमों की जान गई थी? और क्या ये भी भूल गए कि ऐसा नज़ारा जिस दुनिया ने कभी नहीं देखा था वो हिंदुस्तान के होटलों में देखा गया? ये सब कैसे हुआ जब आपके कोशिश नहीं थी इसलिए हुआ? और चलो ठीक है, एक बार आपकी लापरवाहियों की वजह से हो गया। आपकी सरकार थी, सेंटर में भी स्टेट में भी, आपकी लापरवाहियों की वजह से हो गया। लेकिन देश की जनता की कुछ उम्मीदें थी आपसे, उम्मीदें थी कि आप कम से कम उन लोग जो जिसके लिए जिम्मेदार थे उन पे आप धावा बोलते, आप उनसे बदले की जो आग थी हर भारतीयों में उसको बुझाने का काम करते बदला लेकर। क्या आपने किया ऐसा? उसी बात का जिक्र तो किया है कि आखिर कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? अभय दुबे जी, इस देश को जवाब देना पड़ेगा। और ये कोई और नहीं, उस वक्त के मंत्री, आज आपके बड़े लीडर मनीष तिवारी जी खुद अपनी बुक में इसका जिक्र कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी और देश को कितना आपने तबाह करने की कोशिश की। नेशनल सिक्योरिटी पे आपने बार बार कॉम्प्रोमाइज किया है और उसका नमूना इधर भी पेश किया, जबकि पूरे देश और फौज दोनों तैयार थी। लेकिन इच्छा शक्ति की जो बात कर रहे हैं आप, इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति दिखाना है तो आप जैसा दिखाना होता है वो हमने दिखाया कि जब हमने जो एयर स्ट्राइक किया या घर में घुस के उनके मारा, ये दोनों हमने करके दिखाया कि जिस तरह से जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को हमने दिया।
लेकिन आपने कभी इसकी कोशिश नहीं की और आज देश को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के साथ और देश की जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया है। इसका पूरा जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि जनता तो बार बार पूछ रही थी आपसे। अब इस पर जरा एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लेते हैं। मैं आता हूं उबैद जी आपके पास, क्योंकि अभी बहुत सवाल बाकी है। अच्छा, आप जवाब दे दें प्लीज, एक जवाब दे दें छोटा सा। अभी हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी राय लेंगे जी। भाई इसका जवाब क्या देंगे आप? मैंने कहा भारत की सेना आपके पास क्या जवाब है? सक्षम है। आपको शर्म आई जरा भी? पठानकोट अरे तो सेना को आपने रोक के रखा ना। पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने किसको बुलाया? एयर मार्शल फाली साहब ने क्या बोला? दिया क्या आपने रोक कर जांच करने का? भारत आजाद, आपने रोक के क्यों रखा? शर्मनाक कभी बात नहीं। अरे आपने रोक के क्यों रखा? इसको देश को जवाब देना पड़ेगा। आखिर कौन सी मजबूरी थी या कौन सी आपके साथ समझदारी थी? उनके साथ क्या समझौता करके रखा था आपसे आपने पाकिस्तान से? क्या आपने उस वक्त अपनी फौज को एयरफोर्स के चीफ को रोक दिया? एयर मार्शल जफर भाई विनम्र आग्रह है, जरा सुनिए अभय जी क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिएगा प्लीज। एक आखिरी सुन लीजिए सर, एक आखिरी 10 सेकंड अजय जी। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। देखिए अजय जी, प्लीज चुप कराइए इनको, सांसद महोदय हैं। 2014 में 523 आतंकी घटनाएं, 15 में 437, 16 में 492, 17 में 478, 18 में 332, कुल 3278 आतंकी हमले हुए हैं। हिंदू मारे गए लोग, और आतंकी हमले सारे हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट देखिएगा, 15,779 आतंकी हमले हुए हैं। हंदवाड़ा, पुरी, आपका पुलवामा, पठानकोट में खुद में आपने आईएसआई को बुला लिया जांच करने के लिए। शर्म नहीं आई आपको? आज जवाब दीजिए कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। वो दौलत बेग ओल्डी की पोस्ट वहां वो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 उसको ब्लॉक करके बैठा है। आपको शर्म नहीं आई जरा भी? आपके जफर भाई छोटा जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जफर भाई प्लीज जवाब देने का मौका दीजिए। जी प्लीज, जफर भाई का जवाब सुनते हैं जी। जफर भाई प्लीज। अब ये लंबा देखिए, मैं तो सिर्फ इनसे पूछ रहा हूं, ऐसे हालात में एक मुल्क को जब इसका नजारा पूरे दुनिया में देखा जा रहा था किस तरह से आतंकवादी ने मौत के घाट में मौसमों को उतार दिया, और जो होटल्स का जो नज़ारा पूरी दुनिया देख रही थी, उस वक्त पूरी दुनिया ऐसी उम्मीद कर रही थी कि हिंदुस्तान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा। पूरे देश की जनता कर रही थी उस सरकार से कि आज सरकार किसी हालत में भी जवाबी कार्रवाई करेगा, हम मजबूत देश हैं। आखिर वो कौन सी तकलीफ थी जिसको ऐसे संसद पर जब हमला हुआ था 2001 में, तब पूरे तौर से तैयार थे, पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल विल की कमी थी और हमें मना कर दिया गया। आखिर वो सोनिया गांधी जी और नहीं मनमोहन जी क्या समझौता था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान से? आखिर आपने आतंकवादियों के ठिकाने पे आपने नहीं आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करने के बजाय आपने अपने लोगों को समझाने की कोशिश की। आखिर क्या प्रॉब्लम थी? देश को बताना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे नहीं भाग पाएंगे आप। इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर 26/11 के बाद, आखिर जैसे 9/11 के बाद जो अमेरिका ने कार्रवाई की, 26/11 के बाद कौन सी मजबूरी थी जो आपने कार्रवाई नहीं की? इसका जवाब दीजिए। मैं जरा आगे बढ़ता हूं क्योंकि हम लगातार इसी लूप में हैं। उसके बारे में इस लूप से आगे बढ़ते हैं। मेजर जनरल साविच, 26/11 को लेकर हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन और भी तमाम आतंकी हमले देश में हुए, जैसे कि 2001 का पार्लियामेंट पर हमला, जैसा अभी अभय दुबे जी बता रहे थे, और भी कई ऐसे हमले हुए। क्या जवाबी कार्रवाई देने में भारत पिछड़ता रहा है? क्या 26/11 के समय अगर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन किया होता तो पाकिस्तान सीखता? बिल्कुल अजय, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की एक सॉफ्ट इमेज बन के आ रखी थी और एक गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये सभी का, और काफी देर तक रही कि भारत एक ऐसा देश है जो कि टेररिज्म को नकारा करेगा मगर कोई एक्शन नहीं लेगा, ऐसा बोल्ड एक्शन जिससे दुश्मन कांपे दोबारा करने। और ये मुझे लगता है स्ट्रेटेजी चेंज हुई है 2017 के बाद, जब उड़ी ऑपरेशन हुआ, जब हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया और दुश्मन के अंदर जाके घुस के मारा, और उसके बाद उसने पुलवामा किया तो फिर बालाकोट किया। मैं ये नहीं कर रहा ऐसे पहले नहीं हुए, मगर हमने कभी इनको डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हमारा पॉलिटिकल जो डिसीजन था वो कुछ और था।
उससे हुआ क्या, एक सॉफ्ट अप्रोच आ गया। पाकिस्तान सोचता कि वो आतंकवादी घटनाएं कर सकता है और हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। मगर जब से हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा के अंदर एक प्रकार से एयर स्ट्राइक करके, तो उसको अभी पता लगा कि जो न्यूक्लियर इसका वेपन है उसका हमने बोगी को भी ध्वस्त कर दिया। अगर आप हमारे कुछ करेंगे तो हम आपके घुस के मारेंगे। ये मुझे लगता है एक हार्ड अप्रोच और एक सॉफ्ट ऑप्शन जो थी वो भारत की मिट की है। जो पहले है गवर्नमेंट ने उसने भी किया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी गवर्नमेंट ने कमी छोड़ी होगी, मगर सच्चाई ये है अगर 26/11 मुंबई ऑपरेशन के बाद 2008 में हम कुछ करके दिखाते पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम भारत की फौज तैयार थी। जो एयर मार्शल फली मेजर ने बताया, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे चेयरमैन कमेटी के, कि हमारी एयर पावर हमारे टारगेट पे सिलेक्ट किए थे, हम जाने के लिए तैयार थे। अगर हमारा पॉलिटिकल डिसीजन होता तो हम पाकिस्तान को जवाब दे सकते थे, मगर क्यों नहीं हुआ उसकी कई कारण है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, बहुत आसान है कहना, मगर ये सच्चाई है कि ये बदलाव हमारे सोच विचार में आया है। और अब इसलिए आया है कि इनफ इज इनफ। अब पाकिस्तान को पता है कि अगर कोई आतंकवादी घटनाएं भारत में होगी तो भारत एक देश, पॉलिटिकल पार्टी सभी मिलके, और भारत की जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर इतनी क्षमता और काबिलियत बिल्कुल, आज ये इच्छा शक्ति हर जगह है और ये प्रदर्शित हो रही है, ये बात स्पष्ट है। कर्नल नयन, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या पहले हम पॉलिटिकल विल होते हुए भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते थे? आज हम उसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा मेजर पॉलिसी शिफ्ट है? क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, ऐसे मैं जफर इस्लाम जी से भी और अबे दुबे भाई से भी, उनकी जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल पॉलिसीज के ऊपर हमें थोड़ा सा आई थिंक सीरियसली बात करनी चाहिए। वी कैन नॉट जस्ट मेक ए पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं, चाहे हमारा वो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ हो या फिर पुलवामा अटैक तक, जितने भी हमारे पे पाकिस्तान ने अटैक किए, सिचुएशंस अलग थी, वर्ल्ड सिनेरियोज अलग थे, सब कुछ अलग था। हाँ, मैं मानता हूं, पुलिस हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ था हमारा बॉम्बे अटैक के टाइम पे 26/11। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से श्री मनमोहन जी जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उनके जो प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे, अपना जयशंकर मेनन हो, चाहे जो अपने नारायण साहब थे जो एडवाइजर थे सिक्योरिटी के, और तीनों चीफ ने मिलकर एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर देश की चीज को रख के, भावनाओं को रख के, और आप मुझसे अगर पूछे तो पूरी सिक्योरिटी और पॉलिसीज को ध्यान में रख के, इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था। और आर्मी ने डेफिनेटली ये कहा था कि आर्मी तैयार है, आर्मी हमेशा तैयार रहती है इस देश की, चाहे आज भी बोलेंगे तो आज भी तैयार है। आज आप बोलेंगे कैलाश रेंजेस को दोबारा ले लो, 2 मिनट में ले लेंगे, आर्मी कभी आपको लेट डाउन नहीं करेगी। लेकिन बहुत एक ऐसी चीजें थी अजय भाई उस टाइम पे जिसको कंसिडरेशन में रखा गया। देखिए, पहला ये अटैक जो था उसके 2-4 दिन पहले ही, अगर आपको ध्यान हो, 2008 में पूरी पाकिस्तान आर्मी वेस्टर्न बॉर्डर और पीओके की तरफ शिफ्ट हो गई थी, यानी अपने आप को डिप्लॉय कर चुकी थी। शाह महमूद कुरैशी उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे, वो दिल्ली पहुंच चुके थे उसी एक रात पहले अटैक से। और जिस दिन अटैक हो रहा था उस दिन पाकिस्तान ने अमेरिका और इंग्लैंड को, दोनों को एक ऑफिशियल गुजारिश क्या की थी, हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, कृपया भारत को बोलो हम पे अटैक ना करे। यानी पाकिस्तान की सेना अच्छी तरह से जानती थी कि भारत उसके ऊपर अटैक करेगा, और वो चाहते भी यही थे। क्यों? जरदारी के टाइम पर जब मुशर्रफ पाकिस्तान से बाहर निकले थे, पाकिस्तान की जो जनता थी वो आर्मी के काफी खिलाफ हो चुकी थी जी। और आर्मी चाहती थी इस मौके को भुनाना कि वापस से भारत के साथ युद्ध के चक्कर में पाकिस्तान की जो पूरी पब्लिक है वो इकट्ठी हो जाए और सेना वापस से ऊपर आ जाए। और जो उस टाइम पे आपको याद हो, जाफरी जी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पीपीपी के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, इमीडिएटली आफ्टर मुशर्रफ, जरदारी साहब कमजोर पड़ जाए। भारत का क्या व्यू था? भारत का व्यू ये था कि अगर हम फुल फ्लेज अटैक करते हैं तो पाकिस्तान यही चाहता है, और अगर हम कोवर्ट अटैक करें या फिर लिमिटेड अटैक करें तो क्या होगा। लिमिटेड अटैक करने से आज तक हमने कभी कुछ हासिल नहीं किया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पुलवामा के बाद हमने जो बालाकोट में अटैक किया, तो क्या उसके बाद में हमारे सारे अटैक रुक गए? क्या पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर आज भी पीओके के अंदर क्या लॉन्च
लॉन्चिंग पैड के ऊपर से चीन के सैनिकों के साथ मिलके क्या उग्रवादियों को कश्मीर में नहीं ब्रीफ करके भेज रहा, ये कभी नहीं रुकने वाला। लेकिन नेशनल पॉलिसी क्या थी हमारी कि हम पाकिस्तान को घेरे, पाकिस्तान तो पूरे विश्व के अंदर ये डिक्लेयर करें कि ये आतंकी देश है, आतंक पैदा कर रहा है, हमारे लिए ही नहीं, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, चलिए, फ्रांस के लिए, बहुत इंग्लैंड महत्वपूर्ण के लिए। मुद्दा आपने यहाँ पर और उठाया है। इससे मुझे क्या लगता है हुआ? जफर इस्लाम सऊदी साहब अरब इसका के देश जवाब हमारे देंगे। नजदीक आए। जफर इस्लाम साहब, ये तो वैलिड पॉइंट है। क्या पुलवामा के बाद जो प्रतिकार हुआ उसके बाद से आतंकी घटनाएं रुकी हैं? जफर इस्लाम साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है कि जफर इस्लाम साहब अभी हमारी आवाज अभी आ रही है। जी जफर भाई, अभी आपने सुना? नहीं, मेरे आवाज सुन पा रहा हूं जी। कर्नल नयन अभी बता रहे थे कि किस तरीके से उस समय की स्थिति अलग थी, लेकिन वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलवामा के बाद भी लगातार हिंदुस्तान पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए कोई खास फायदा हुआ नहीं। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा अजय भाई, मैं देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी से बात कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, हम यहाँ पे डिस्कशन ही कर रहे हैं, इट्स अ डिस्कशन फोरम सर, एंड दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। वही मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं शामिल कर रहा, लेकिन जफर इस्लाम साहब प्लीज सर जवाब दीजिए। देखिए, दोनों लोग कहीं ना कहीं फौज से जुड़े हैं। दोनों ने इस बात को तस्लीम किया कि अब इंडिया को सॉफ्ट नेशन की तरह नहीं देखा जाता है। जी, इंडिया बहुत ही स्ट्रांग नेशन की तरह उभर कर आया है प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में। जिस तरह से हिंदुस्तान को ट्रीट किया जाता था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर और ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा, हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए उसको कोई सपोर्ट नहीं, और कोई सपोर्ट लेना भी नहीं जानती थी यहाँ की सरकार। वो आज हालात बदल गए हैं। अब हम अपनी बातों को अमेरिका से बनवाना नहीं चाहते हैं या दुनिया के और दीगर देशों से नहीं, हम पहले करते हैं और लोगों को बताते हैं। ये फर्क है आज अमेरिका को और पाकिस्तान को और इंग्लिस्तान को सबको पता है कि हिंदुस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़े कदम किसी को बिना बताए कर सकता है, और उसने करके दिखाया है। ये फर्क है। इसलिए अब टेररिस्ट और जो जिस तरह से बड़े बड़े लेवल पे जिस तरह से टेररिस्ट अटैक होते थे वो रुक गए, छुटपुट होते हैं, और उसका भी हम सख्ती से उसको भी निपट रहे हैं। लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिस लार्ज स्केल पे होते थे वो अब खत्म हो गया यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ की सरकार मजबूत है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आपने सुना होगा मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि आपने भारत सरकार ने छोड़ दी बीते 7.5 साल में अमेरिका की गुलामी कर ली है। ये तो आपने सुना होगा, उनका बयान है। ये तो वही मणिशंकर है जो पाकिस्तान में जाके कह रहे थे किसी तरह मोदी की सरकार हटाओ तभी हमें चांस मिलेगा। ये वही मणिशंकर है ना। अरे खैर, इनकी बात तो हिंदुस्तान का कोई इंसान नहीं मानता है, इसलिए कि इनको सिर्फ थोड़ी सी बिरयानी के खाने के बाद ये कुछ भी बात करते हैं देश के खिलाफ। और आप सबको मालूम है, इन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की इस सरकार को गिराने, मोदी सरकार को गिराने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, पाकिस्तान से गुहार कर रहे थे। खैर, इनकी बातों को आप कितना तवज्जो देते हैं, लेकिन देश तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, और हम तो इनको पहचानते तक नहीं है। इनकी बात को इसका जवाब देना भी मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आप मणिशंकर की बातों का इस्तेमाल तो करते ही हैं। उनके चाय वाला कमेंट को लेकर काफी ज्यादा 2019 के चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ हुआ भी था, आप जानते हैं। देखिए, उन्होंने जब ये बात जब 2019 के बाद कही, जब पाकिस्तान गए, अपने प्राइवेट ट्रिप पे गए, उनका प्राइवेट विजिट था, लेकिन वहां जाके इस तरह की बातें कहना कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है उसको गिराने में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, हमसे तो नहीं हटे। इसलिए कि आपको पता है कि आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि देश की जनता के सामने आप रूबरू होकर कुछ ऐसी बात कह पाएं, इसलिए आप गुहार कर रहे हैं पाकिस्तान से कि वो आपकी मदद करे। और आप देखिए, जब इस तरह के सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी नेशनल सिक्योरिटी में कितनी उनसे उम्मीदें की जा सकती थी। उन्होंने बार बार कॉम्प्रोमाइज किया, और खासकर आर्मी को छूटा जो खुला हाथ देना होता है, जो वो फ्लेक्सिबिलिटी अब है आर्मी के पास कि जो देश हित में फैसला लेके जो अटैक करना है अटैक करो, मारना है मारो, लेकिन देश की सुरक्षा जो आपके हाथों में है तो आपके हाथ बांध के नहीं रखे जाएंगे। ये बहुत साफ है। तो अब हाथ खुले हाथ। इस पर छोटी टिप्पणी लेता हूं। मेजर जनरल साचिव जी, ये बताइए कि क्या वाकई में फौज के हाथ खुले हैं या दरअसल अभी भी फौज राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर ही काम करती है? नहीं, बिल्कुल। देखो अजय, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल फौज के हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं,
और मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं। देखो, आप कोई भी सिचुएशन हो, अगर जब तक आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, आप वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। देखो, जब आप स्ट्राइक करते हैं दुश्मन के अंदर, तो वहां से भी काउंटर स्ट्राइक आएगी। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड है? वो आपको पॉलिटिकल डिसीजन चाहिए। 2008 में क्या वो था? क्या जरदारी को बचाने के लिए आपने अपने देश का हित को एक प्रकार निछावर कर दिया? आप 166 आदमी मर गए और आपने डिसीजन नहीं लिया, और एक आक्रोश था पूरे देश के अंदर। तो बात ऐसी है कि आज भी जब पुलवामा हुआ या उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय भी हमें मालूम था कि हो सकता है वो दोबारा स्ट्राइक करेंगे, मगर आपका देश की पॉलिटिकल डिसीजन थी कि और पूरा देश एक इकट्ठा खड़ा हुआ था, इनफ इज इनफ, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और मुझे लगता है इसका बड़ा फर्क पड़ा है। और ये बात आपसे, देखो, मैंने वहां ब्रिगेड कमांड की चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर में, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं बहुत फर्क है। अब आप अगर जिस प्रकार से सिचुएशन को देखते हुए आप एक्शन ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको दुश्मन की पोस्ट को बर्बाद करना है क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करा रही है और आतंकवादी भेज रही है, तो आप कर सकते हैं। तो जैसा दुश्मन करता है, जैसी सिचुएशन है, आप एक्शन ले सकते हैं। पर मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, ये जो पॉलिटिकल डिसीजन हमने 2017 के बाद ओपनली लिया है, उससे बहुत फर्क आया। पाकिस्तान 10 बार सोचता है कुछ करने की, उसको लगा है कि आज की पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रांग है, वो 2 बार नहीं सोचेगी। अगर आप कुछ भारत के अंदर करेंगे तो उसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। उसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल। एक और जो इनका न्यूक्लियर भोगी था कि हम एक न्यूक्लियर देश हैं, हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हमने एक्सपोज कर दिया, स्पेशली बालाकोट में। अभी पाकिस्तान को भी पता लग गया। मैं इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया लूं। कर्नल नैन, आप बहुत देर से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, भारत एक बदला हुआ भारत। प्लीज कंट्रीब्यूट। कर्नल नैन। अजय जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के अपने मनीष तिवारी जी हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे देश के कुछ नेता जो कि इतने वरिष्ठ हैं, जब उनको बोलना चाहिए तब बोलने के बजाय इतने सालों बाद किताबें क्यों लिखते हैं। आई थिंक देश सर्वोपरि है, उसका इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर आप मुझसे पूछें व्यक्तिगत तौर पे, ही वॉज ए वेरी लर्नड मैन। 1989 के बाद में अगर देश की इकोनॉमी को किसी ने उठाया, चाहे वो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे उनके टाइम तक, और 2004 में पहली बार भारत ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस किया, और 2008 के अंदर जब यह हादसा हुआ, भारत बहुत प्रोग्रेस कर रहा था अपनी इकोनॉमी के अंदर, जबकि अगर आपको याद हो अजय, पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन जा रही थी। यह भी एक फैक्टर था उस टाइम पे कि क्या देश को अभी युद्ध में जाना है, युद्ध में जाना चाहिए, उससे हमारे क्या इंपैक्ट होंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर हमें शॉर्ट स्ट्राइक करनी है तो ये तो मिलिट्रीली आप कहीं भी देख लीजिएगा पूरी दुनिया में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, उससे आपको ज्यादा गेन नहीं होगा। वो आपको सिर्फ जो है आप अटैक करेंगे, और ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड काम कर रहा है पाकिस्तान। तो ये फिर कहीं ना कहीं से कबीले पकड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं से ये लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये अल बदर, या फिर अभी तालिबान को पकड़ेगा, और आपके खिलाफ ये जो 1000 कट्स वाली लड़ाई करता रहेगा। तो इससे हमारा सॉल्यूशन भारत का नहीं होने वाला है। अगर करना ही है तो फिर फुल फ्लेज अटैक करें, लेट्स डू इट वंस फॉर ऑल, फिनिश इट ऑफ, खत्म करें इस किस्से को। लेकिन जिस तरह से न्यूक्लियर स्टेट्स की गाथा पाकिस्तान गा रहा था, उसके बाद में आप देखिए सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी दोस्ती बढ़ी, पर्शियन गल्फ के कंट्रीज हमारे साथ में आए, पाकिस्तान अलग थलग हुआ। यह भी एक कोवर्ट तरीका है किसी देश को मारने का। कोवर्ट तरीके से हमने उनके शायद टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर भी एक्शन किया, यहां तक कि चाइना को भी मजबूर होना पड़ा लश्कर ए तैयबा के खिलाफ बोलने के लिए। और वो हमारे देश में क्या हुआ, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी 2008 में बनी। हमारे देश में क्या हुआ, उसके बाद में हमने कानून बनाया अनलॉफुल एक्टिविटीज के बारे में। वो नेशनल टेरर एंटी काउंटर टेररिज्म सेंटर आज तक क्यों नहीं बना, आई डोंट नो, बट पर्सनली एज ए आर्मी ऑफिसर आई फील इट शुड हैव बीन डन बाय नाउ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बट जो एक्शन उस टाइम पे किए गए, उस टाइम की परिस्थिति वैसी थी, जब जो एक्शन हमारे एक छोटा कमेंट जफर भाई आपसे लेना चाहूंगा इस पर, एक छोटा कमेंट। कई सारे सुझाव 2008 के बाद दिए गए, वो सुझाव आज भी सुझाव दस्ते में ही बंद हैं, आज भी उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। और ये जो बात कही जा रही है, जो अभी कर्नल नैन कह रहे हैं, एक ऑल आउट कर ही लेते हैं ना, मामला खत्म करते हैं ना उसके बाद। देखिए मैं बता
जी देखिए, बड़े बड़े अफसोस के साथ एक चीज कहना चाह रहा हूँ, और दोनों आर्मी ऑफिसर्स रहे हुए, इनको ज़्यादा समझ होगी इसकी। अभय दुबे जी शायद इसकी जानकारी ना रखते हो, और मैं भी इसकी जानकारी लेकर आया, लेकिन नहीं रखता, मेरी भी नहीं जानकारी रहती है। देखिए 2014 में जब हमने सरकार संभाली, अरे संजीदा मुद्दा, इस पर कोई तू तड़ाक करने वाली बात नहीं है जी, लेकिन उस वक्त एक गंभीर स्थिति में हमने सरकार संभाली, जब जो बोलते हैं ये दोनों फौजी लोग बताएंगे कि भाई जब वॉर प्रिपेयर्डनेस कहलाती है, जब देश वॉर प्रिपेयर्डनेस की बात करता है, तो उसमें कुछ 20 या 40 दिन का गोली बारूद वो सारी चीज़ें मुहैया रहती हैं। आपको अफसोस होगा जानने के बाद कि 2014 में ये सिर्फ 4 दिन का मुहैया था। हमें यूथ प्रिपेयर्डनेस, मतलब हम वॉर प्रिपेयर्डनेस हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं थी, हम एकदम नीचे थे ना। 4 दिन से ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं था, जबकि प्रिपेयर्डनेस 40 दिन की होती है, 20 या 40 दिन की होती है, बेहतर वो बता पाएंगे, लेकिन शायद 40 दिन की होती है। हमने उसको बहुत तेज़ी से सबसे पहले वॉर प्रिपेयर्डनेस की तैयारी की, और अब हम आपको कह सकते हैं कि हम इस सक्षम हैं, इसलिए कि अगर 60 दिन या 80 दिन भी वॉर लगातार चलता है, नॉन स्टॉप 24/7, तो आपका देश मजबूती से तैयार है। ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता दी, नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी, देश को मजबूत करने को प्राथमिकता दी। जो कमियां थी उसको बाहर में ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि उस पर डिसीजन लिया और उसको मजबूत, देश को मजबूत बनाया। आज हमें शक्ति है कि हम बाहर जाके ठोक के आ सकते हैं, और हम देश का गुणगान दुनिया में जाके हम कर सकते हैं, इसलिए कि आज देश मजबूत है। और अगर आप बाहर जाएंगे तो आज आपको महसूस होगा कि हिंदुस्तान एक मजबूत देश की तरह देखा जा रहा है, ना कि एक वैसा देश जब कमजोर देश पहले देखा जाता है। तो उसके लिए मेरे पास पहले के लोगों ने भी कुछ किया होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले के लोगों ने कहा। जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि नागरिकों को अपने देश पर और अपने सरकार पर भरोसा तब होता है जब सीमाएं पूरे तरीके से सुरक्षित रही हों, और उसके साथ साथ ये भाव भी नागरिकों के बीच में होना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। इसकी कमी रही है पहले, लेकिन आज नहीं है, और यह मानसिकता अपने आप में बहुत मायने रखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।